सो एक तरफ तो ये फ्राइजी मूवमेंट कि जहां पर एक बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस डेवलप होना शुरू हो गई आम आदमी, बहुत स्लोली। और दूसरी तरफ फिर जिहाद मूवमेंट। जिहाद मूवमेंट भी 19th सेंचुरी का फिनोमेना है। 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में हमें जो स्ट्रगल नजर आती हैं, स्ट्रगल्स, वो लार्जली मुस्लिम रूलर्स की तरफ से, जो तकरीबन तमाम ही, जिसने हमने पिछले आर्डर में बात की थी, तमाम ही ऑल वर डिफीटेड। तो तमाम डिफीट हो गए। हालात ये थे इंडिया के एट दैट टाइम कि ईस्ट सॉरी ये आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इसमें सिख रूल था। सही है जी। साउथ वेस्ट ये फ्री एरियाज थे, इंडिपेंडेंट एरियाज थे, जिनमें सिंध भी था, जिनमें बलूचिस्तान के एरियाज भी थे। ये फ्री एरियाज थे, इनमें ज्यादा नहीं लोकल ही यहाँ पे रूल करते, कोई भी ब्रिटिश भी इन एरियाज में नहीं आए थे। सिंध में भी 1843 में आए ना जी। तो रेस्ट ऑफ द जो इंडिया था उसमें छोटे मोटे नवाब्स, लेकिन सबसे बड़ी जो है ब्रिटिश पावर में थी। और वो जो छोटे मोटे कई नवाब जिनमें को मुसलमान भी थे, तो ये नहीं कि कोई आइडियल इस्लामिक रूल के साथ सारे चल रहे थे, सब इस्लामिक रूल से हटके और वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन के पैटर्न पे ही चल रहे थे। इन हालात में अब नाउ मुस्लिम रूलर्स वो तो किसी भी तरह जिहाद या मिलिटेंट एफर्ट्स वो नजर नहीं आता कि वो करेंगे। तो हम देखते हैं फिर कि शाह वलीउल्लाह के सन है जी, बेटे हैं शाह अब्दुल अजीज। इवन इन्होंने मायूस होकर कह दिया था कि इंडिया तो दारुल हरब है, हालत जंग में हो गए, अब यहां यहां लड़ लो या माइग्रेट हो जाओ, या वॉर कर लो या माइग्रेट हो जाओ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सिखों की तरफ से रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि जनाब नॉर्थ वेस्ट में सिख जो है वो मुस्लिम्स पर एट्रोसिटीज कर रहे हैं, ब्रिटिश भी कर रहे हैं। क्या किया जाए? तो जाहिर है फिर मेयरली रिफॉर्म्स के जरिए तो ये स्कूल शाह अब्दुल अजीज स्कूल ये समझता था कि सिर्फ रिफॉर्म्स के जरिए पॉसिबल नहीं। अब जनाब लोगों में आर्म्ड स्ट्रगल लोगों तक लेके जानी पड़ेगी ऑन पीपल्स लेवल। तो इसके लिए इनका एक बड़ा मशहूर डिसाइपल सैयद, क्या नाम था, नाम ही भूल गया, हाय हाय, सैयद अहमद शहीद, प्लस इनका भतीजा शाह इस्माइल शहीद। इनको फिर शाह अब्दुल अजीज ने ट्रेन किया, इनकी ट्रेनिंग की कि भाई आप मुजाहिदीन इकट्ठे करें। तो ये अरब के एरियाज में भी गए, इन्होंने पूरे इंडिया में मार्च भी किया और साथी इकट्ठे किए जहाद करने के लिए। अब जहाज स्टार्ट कहां से करें? एक तरफ ब्रिटिश, एक तरफ सिख, जो दो बड़े जिनसे इशू थे जी मुसलमानों को जी बड़ा जुल्म हो रहा। तो ब्रिटिश के साथ तो आपकी पावर
अलाइंड नहीं होती, बहुत पावरफुल है ब्रिटिश। और जो उस वक्त के इलाके नॉर्थ वेस्ट के, इसके पख्तून, ये पख्तून ट्राइब्स बहुत ज्यादा तंग थे सिखों से, तो इन्होंने इनवाइट किया कि भाई हमारे पास से तहरीक शुरू करते हैं। तो जनाब ये फिर अकोड़ा खटक आज के केपीके में वो पहली जगह जहां पे सिखों के खिलाफ से ये जहाद शुरू हुआ। आज अकोड़ा खटक में वो मशहूर मदरसा मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि तालिबान इसी मदरसे के स्टूडेंट थे, सराजिया हक्कानिया मदरसा, सराजिया हक्कानिया अकोड़ा खटक में। तो अकोड़ा खटक बड़ी मशहूर जगह फिर कि जहां से जहाद शुरू हुआ। और देखा देखी फिर मुख्तलिफ पख्तून ट्राइब्स जो हैं वो सैयद अहमद के बैनर के नीचे इकट्ठे होना शुरू हो गए। इन्होंने फिर एक लिमिटेड टाइम पिशावर वैली, इसमें मुस्लिम रूल भी इस्टेब्लिश किया। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये जो ट्राइब्स थे, पख्तून ट्राइब्स, दे टर्न्ड अगेंस्ट हिम, ये इनके खिलाफ हो गए। सही जी, आवाज आ रही है भाई? ठीक, एक को भी आ रही है तो मेरे एंड पे इशू नहीं है। तो ये अगेंस्ट हो गए। कैमराज काइंडली अपने अपने जो है ना वो बंद कर लें ताकि किसी और को कोई इशू है तो वो ना हो। ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नेट जो है ना वो आपके स्ट्रांग रहने चाहिए। अच्छा जी, वो आपके ग्रुप में मैंने स्क्रीनिंग की पोस्ट शेयर कर दी थी, तो वो याद रहे कि उस वैसे तो फीस 3000 है, लेकिन मेरा कोई भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर है तो उसकी फीस 2000 है। और लास्ट डेट 1 फरवरी है, यानी 1 फरवरी के बाद हमने किसी को 2000 एंटरटेन नहीं करना। तो जिस किसी ने भी स्क्रीनिंग टेस्ट में और एबिलिटी की डिस्कशन में उसमें पार्टिसिपेट करना है, वो 1 फरवरी से पहले पहले वो 2000 अपना सबमिट करवा के और उसकी रसीद वाहिद को व्हाट्सएप कर दे। बाद में बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अच्छा खासा रश होगा, तो उसमें पहले हम अपने स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर दें ताकि हमें पता हो भाई कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि जब जूम पे एबिलिटी वाले टीचर ने इसी तरह बोर्ड पे क्लास लेनी है ना जी, तो जो टोटल आईडी है कि हमारे पास मैक्सिमम जिसमें उसमें स्टूडेंट है, तो वो तो 1000 स्टूडेंट है। इससे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो एक क्लास में नहीं आ सकता। तो ये ना हो कि जो है वो स्टूडेंट जो है वो बाद में फिर कहे नहीं जी हमने तो फीस दी हुई थी, तो वो जिसने पहले जमा करानी है वो करा दे, लास्ट डेट का इंतजार ना करे। लो जी, तो ट्राइब्स इनके खिलाफ हो गए। ये जो ट्राइब्स का खिलाफ होना था, ये प्राइमरीली इसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो है वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थी। क्योंकि ये चाहते थे कि जी वुमन को भी राइट है, और पख्तून जो है एट दैट टाइम ट्राइब्स जो है वो औरतों को जमीन में हिस्सा नहीं देते थे। और भी छोटे मोटे इश्यूज मौजूद थे, लेकिन ट्राइब्स टर्न अगेंस्ट हिम, तो इनको फिर भागना पड़ा ये बालाकोट के। और हैरत अंगेज तौर पे बालाकोट में ट्राइब्स यानी कि पख्तून ट्राइब्स प्लस सिख
इन्होंने मिलके इनके साथ जो है वो वर्सेस सैयद अहमद ये फाइट हुई और इनको फिर वहां पे शहीद कर दिया गया। लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है ना जी सैयद अहमद का पूरी इंडियन हिस्ट्री में, बहुत सारे इंडिविजुअल्स उठे हैं, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स उठे कि जिन्होंने अपने दौर के रूलर्स को टफ टाइम दिया। बहुत टफ टाइम दिया। मसलन मुगल्स को ही अगर हम देख लें तो पंजाब में दुल्ला भट्टी, केपीके में बंगश, टफ टाइम दिया इन्होंने मुगल्स को, लेकिन मुगल्स ने इनको डिफीट कर दिया और इनकी लेगेसीज जो हैं वो सिर्फ कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही डेवलप हुई बस। ब्रिटिश के खिलाफ भी बहुत से लोग उठे। ब्रिटिश के खिलाफ जिस तरह भगत सिंह इंडिविजुअल था ना जी, राय अहमद खान हरल, बहुत से लोग उठे, लेकिन ये भी पंजाबी कल्चर की पहचान बन गए। लेकिन जो रोल सिखों के खिलाफ सैयद अहमद ने प्ले किया, तो सैयद अहमद सिर्फ एक कल्चर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियल के तौर पर डेवलप हुआ इंडियन मुस्लिम्स के लिए। आयशा जलाल की किताब है पार्टीजन्स ऑफ अल्लाह, इसमें बताते हैं कि सैयद अहमद जो है इसकी जो कॉन्क्वेस्ट थी, जब इसकी रिपोर्ट दिल्ली, लखनऊ, अवध, आगरा, मेरठ, यानी ये जो सारा शुमाली हिंद के इलाके हैं, जब यहाँ पर इनकी कॉन्क्वेस्ट की खबर पहुंचती थी, न्यूज पहुंचती थी, तो लोग जनाब नारे लगाते थे मुसलमान, और जनाब बड़ा एक रे ऑफ होप थी सैयद अहमद की, और ये एक्सपेक्टेशन थी कि आफ्टर सिख फिर ये ब्रिटिश की तरफ आएंगे और हमें जनाब गुलामी से आजाद करवाएंगे। इवन इतना बड़ा इंपैक्ट है कि 19th सेंचुरी के शिया पोएट मीर अनीस, उसने पोइट्री की है एक सुन्नी सैयद अहमद शहीद के लिए। एक बहुत बड़े सेकुलर पोइट 19th सेंचुरी के मोमिन खान मोमिन, तो एज अ सेकुलर पोइट उसने सैयद अहमद शहीद के लिए एफर्ट्स की। और तो और गालिब गालिब ने पोइट्री की है सैयद अहमद शहीद के लिए। समझ आ रही जी? बहादुर शाह जफर, जो कि उस वक्त अभी एक शहजादा था, रूल में नहीं था, शहजादा था, लेकिन एज अ प्रिंस पोइट्री तो बहादुर शाह जफर करता था, उसने पोइट्री की है सैयद अहमद शहीद की। सो सिर्फ कल्चर तक नहीं, पोइट्री में भी, लिटरेचर में भी, फिर लोगों तक बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और इवन 1831 में ये बालाकोट में शहीद हो रहे हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस ही है जो हमें तित्तू मीर में भी नजर आता है कि तित्तू मीर ने 1838-39 में जो एफर्ट्स की बंगाल में, फिर 1831 से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक, इस टाइम में हमें फिर दो भाई हैं 1850s में, मौलवी अनायत अली एंड मौलवी वलायत अली, इन्होंने पटना में जिहाद शुरू किया ब्रिटिश के खिलाफ। सो इन्फ्लुएंस तो सैयद अहमद शहीद का वो नजर आ रहा है कि जनाब हमें किसी भी तरह एक अपनी इस्लामिक स्टेट बनानी है, और वो हमने बना तो ली थी, लेकिन हमें साथ साथ यूनिटी भी चाहिए।
सो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो सैयद अहमद शहीद का भी मौजूद है। मॉडर्न आपकी जो ये 21st सेंचुरी में एकेडमिक जो डिबेट्स हैं, खास तौर पे साउथ एशिया की मिलिटेंसी को समझने की, कि जी साउथ एशिया में मिलिटेंट लोग, माइंडसेट मिलिटेंट क्यों होता है, तो इसको अगर हिस्टोरिकली ट्रेस बैक किया जाता है, खास तौर पे सुन्नी ग्रुप्स, तो वो जनाब हीरो समझते हैं सैयद अहमद शहीद को। और ये समझते हैं कि जनाब एक फर्द अगर खड़ा हो सकता है उस वक्त जहाद के लिए, तो हम भी खड़े हो सकते हैं। बट ये जो को रिलेशनिंग है, ये गलत है, क्योंकि जो कंडीशंस थी 19th सेंचुरी की, उसमें कोई इस्लामिक रूल मुसलमानों का इफेक्टिव नहीं था, तभी एफर्ट हुई सैयद अहमद शहीद की। 20th या 21st सेंचुरी में एक मुल्क मौजूद है, हाँ उसमें आप डिबेट कर सकते हैं कि उसमें इस्लामिक रूल है या नहीं है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन उस मुल्क में किसी भी तरह की मिलिटेंसी वो लीगल नहीं है, इस बेस पे कि सैयद अहमद शहीद भी जनाब 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी उन्होंने इंडिविजुअल की हैसियत से कोशिश की। सही है जी। सो जनाब ये एस्पेक्ट्स जो हैं बड़े मजेदार हैं, लेकिन सैयद अहमद शहीद का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मुसलमानों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप करवाने, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से ज्यादा मोरल। मोरल कैसे? क्योंकि 1757 के सिराजुद्दौला से लेके 1799 के यानी सिराज से लेके टीपू तक, जहां जहां मुसलमानों को कोई रे ऑफ होप नजर आती थी, वो सब क्रश हुई, सब डिफीट हुई। सही है जी। सो सैयद अहमद की सूरत में एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप डेवलप हुई, कि चाहे वो डिफीट भी हो गया, लेकिन एक इंडिविजुअल ने उठ के जनाब इस्लामिक रूल के लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कर दी। सो ये एक बहुत बड़ा जो है वो हमें इन्फ्लुएंस उसका सैयद अहमद का वो नजर आता है। सैयद अहमद को लेके भी आयशा जलाल के सोर्स में भी, और फिर IH कुरैशी के सोर्स में भी, उसी किताब में जो शुरू में बताइए आपको, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वॉल्यूम 1, इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं सैयद अहमद शहीद को लेके। अब मकसद ये नहीं है ये कहना कि जनाब हथियार उठा लो, उस दौर के लिहाज से जो एफर्ट्स थी, वो मुसलमानों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एक मोरल बूस्टर के तौर पर बहुत बड़ा रोल सैयद अहमद शहीद ने प्ले किया। इसकी बुनियाद पर आज आप किसी भी मिलिटेंसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी उस वक्त हुआ था, तो आज भी ये जी हैंड्स प्रूव्ड कि आज भी ये जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं। हाँ, जो उसमें से फिर लेसन है इन दोनों, बोथ, यानी खास तौर पे इससे, कि भाई आपको अपनी पावर कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंगली कोर्स ऑफ एक्शन सेट करना, आपको इंटरनल यूनिटी चाहिए, तभी आप अपने एनिमी के खिलाफ लड़ सकते हैं जी। समझ आ रही जी। तो आपको आज रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक
एक मुकम्मल होलिस्टिक जो है वो रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये नहीं है कि सिर्फ बस हथियार उठा लो और इस्लामी इनकलाब लाना है, इस्लाम लेके आना है। मुकम्मल होलिस्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। डिसजॉइंटेड एफर्ट से एक आइडियल इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है? ये एक डिबेट है बहुत बड़ी। लेकिन हमारे पास इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस मौजूद हैं। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे, ये मौजूद है। सो नेवरदलेस ये तमाम जो रिफॉर्मर्स हैं, इन सब में एक बात कॉमन है। इन सब ने इस्लामिक आइडियोलॉजी इस पे फोकस किया कि एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के फ्रेमवर्क में रहते हुए ही यूनिवर्सलिज्म ऑफ इस्लाम, ह्यूमैनिटी और एक इस्लामिक स्टेट, इसी में मुस्लिम आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रह सकती। जबकि दूसरी तरफ जो आपका कैंप है, जिसको अब हम शुरू करेंगे, वो सारे जो पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल एफर्ट, जहां पर ये टू नेशन थ्योरी को ज्यादा जस्टिफाई कर, ये वो ग्रुप के जो ये इस्लामिक आइडियोलॉजी पे एम्फोसिस कम करता है, टू नेशन थ्योरी पे एम्फोसिस ज्यादा करता है, तो उनको देखेंगे। और फिर इनका मर्जर भी होता नजर आएगा, इकबाल की सूरत में, जिना की सूरत में। तो इसीलिए ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं विद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये फ्रेमवर्क शुरू करना। इस फ्रेमवर्क में 3 बड़े नाम, सर सैयद अहमद खान, इकबाल एंड जिना, के जिनके यहाँ टू नेशन थ्योरी पे एम्फोसिस ज्यादा, और प्लस इकबाल के यहाँ थोड़ा सा फिर हमें साथ इस्लामिक, थोड़ा सा तो नहीं काफी ज्यादा, वो एक मर्जर नजर आता है। और यही दोनों स्ट्रीम्स कनेक्ट हो जाती हैं फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। समझ आ रही जी? अब इस ग्रुप को जरा फिर एवेलुएट कर, नहीं इतना काफी है, ज्यादा। कल अब हमारा पूरा काम जो है ना जी, वो सर सैयद, फिर देवबंद, नदवा, ये जरा पासिंग रेफरेंस में ही है, कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको थोड़ा सा एवेलुएट करके देखेंगे कि ये एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इनको फिर देखेंगे। इकबाल और जिना को फिर समझना है तो आपको पहले इकबाल और जिना को समझने से पहले अपनी पूरी फ्रीडम मूवमेंट, जो फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री है, उसको सामने रखना फिर जरूरी है। उनको देखने के बाद फिर इकबाल जिना, क्योंकि इनकी पोजीशनें, इनके स्टांस बदलते रहते हैं। सर सैयद के स्टांस नहीं बदले, लेकिन इकबाल और जिना की पॉलिटिकल लाइफ में स्टांस चेंज होते नजर आते हैं। उन चेंजेस को समझना है अगर, तो हमें फिर फ्रीडम मूवमेंट को समझना पड़ेगा कि कैसे 1905 1906 से लेके ऑनवर्ड्स कैसे फ्रीडम मूवमेंट हमारी डेवलप हुई है, जिसकी छाप फिर हमें इन दोनों के यहाँ नजर आती है। ठीक है। हारिस फवाद खान साहब, उम्मीद तो है कि वो आजकल में कोई गुड न्यूज आ जाएगी। आज उसने वैसे खाना नहीं खाया, बिल्कुल हल्का सा खाया, तो देखते हैं।
लो जी, अब ये जनाब आपको भी स्लाइड्स मिल जाएंगी, तो देख लीजिएगा, कोई इश्यू हुआ तो पूछ लीजिएगा। मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगी, फिर मैं भूल जाता हूँ काफी, फिर issue। अभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी भाई, फिर देख लीजिएगा। ये रिपीट वाला काम मेरे से एक दफा मैंने कर दिया, वो भी वाहिद के कहने पे कर दिया। ये कोई मैं कोई वीडियो ऑडियो नहीं हूँ तो जनाब उसको रिपीट करता था, टाइम पे क्लास में आता। स्लाइड्स मिल जाएंगी, स्लाइड्स देख लें, कोई इशू हुआ तो मुझे जो है वो मेरे से पूछ लीजिएगा। IH कुरैशी की हार्ड फॉर्म में है, एड्रेस भेज दें, मैं फोटो कॉपी करा के तो आपको भिजवा देता हूँ। 100 फॉर्म में मेरे पास नहीं, अगर किसी के पास है तो वो देख ले। नहीं क्लियर होती ना तो अगली दफा से खुशखती का मुकाबला करा लिया करो CSS के टीचर्स का, कि जो खुशखत टीचर होगा हम उससे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी राइटिंग तो भाई ऐसी है, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। एक ना पोस्ट पोस्ट लगाओ सारे मिलके, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, नहीं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं, जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी, अ टीचर ऑफ CSS इज रिक्वायर्ड, ठीक है, हैविंग प्रोफाउंड एक्सपर्टीज इन कैलीग्राफी, ठीक है, knowledge and delivery can be compromised, but writing should be excellent, visible, and beautiful. All interested candidates are hereby directed to submit an application along with a bank draft of 1000, ठीक है, to the following address: Atal Khan, bank account number, ठीक है, blah blah blah। नहीं, ये तो मैं अपनी सलाह दे रहा हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ भाई, मैं अब कोई खत्तात का बच्चा तो हूं नहीं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने के लिए ना CSS की क्लासें पढ़ा के छोड़ के ना मैं सादकैन की या किसी और की ना तालीमात की रोशनी में अपनी खुशखती बेहतर करूँ। ये मैं इसी साल शुरू हुआ हूँ आउटलाइन में बना के इतना लिखना, पहले तो मैं जुबानी लेक्चर दे देता था यूं करके, बस कैमरा मेरा ऑन होता था, ये यूं करके, तो मैं बोल ही जाता था, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, तो मैं बोल ही जाता था, बच्चे खुद ही साथ जो है वो लिख लेते थे, वो तो लिखता ही नहीं। नवीद अहमद साहब, आप तशरीफ ले आए मेरे साथ, 1-on-1 मेरे साथ बैठ गए। अटल खान, आपकी तरफ से मोहब्बत के पैगाम का मतलब, ऊपर से आप पठान है, मैं भी आधा पठान हूँ, वालदा मेरी भी पठान है। ओके जी, टेक केयर।